Hello everyone, I am Dilip Dubey and today we are here to discuss the chapter number 4 of class 10, that is globalization and the Indian economy. Globalization and the Indian economy. तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि what do we mean by globalization. Globalization means क्या है बच्चों? Globalization का मतलब है लिंकिंग, और आप ये भी बोल सकते हैं कि इंटरलिंकिंग between two countries, interlinking between two countries. बिल्कुल शॉर्ट में अगर हम समझे तो इंटरलिंकिंग बिटवीन द टू कंट्रीज. अब दो देशों के बीच में अगर आपको इंटरलिंकिंग करनी है तो क्या होता है, उसका कोई पाथ होता है, उसका कोई तरीका होता है. तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा आपको कि जो कंट्रीज है, कंट्रीज के बीच में जो इंटरलिंकिंग हो रही है, उस इंटरलिंकिंग का जो माध्यम है, इंटरकनेक्शन का जो माध्यम है, वो क्या है? वो है एमएनसीज. वो क्या है? वो है एमएनसीज. अब एमएनसीज की जब हम बात करते हैं तो एमएनसीज मतलब क्या है? दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज. दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनीज विच आर लिंकिंग द होल वर्ल्ड. अब ये पूरे वर्ल्ड को होल्ड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं? थ्रू द गुड्स एंड प्रोडक्ट्स. और मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से सभी लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है. तो इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के पास एनसीईआरटी होगी. अगर आप एनसीईआरटी लेकर के बैठेंगे तो आपको इसको समझना बहुत आसान होगा. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिड 20th सेंचुरी. मिड 20th सेंचुरी में क्या होता था कि हमारे पास चॉइसेस जो थी गुड्स में, जो हमारे पास चॉइसेस होती थी वो काफी कम होती थी. लेकिन आज की दुनिया में अगर हम देखें तो आपको मिल जाता होगा लेटेस्ट मोबाइल फोन्स मिल जाते हैं, हमको लेटेस्ट मोबाइल फोन्स मिल जाते हैं, डिजिटल कैमरास मिल जाते हैं. डिजिटल कैमरास मिल जाते हैं. ये डिजिटल कैमरास क्या है? ये हमारे देश में नहीं बने हुए. दीज आर नॉट मेड इन आवर कंट्री, लेकिन फिर भी हमारी रीच में है. तो ये हमारी रीच में क्यों है? ड्यू टू द एमएनसीज, ड्यू टू द मल्टीनेशनल कंपनीज. अभी आप देखते हैं, ये तो हुई. इसके बाद ऑटोमोबाइल की बात करते हैं हम. तो ऑटोमोबाइल्स में भी हम देखते हैं कि नई नई कारें लॉन्च होती है मार्केट में, जो जिनका प्रोडक्शन यूनिट है इंडिया में, लेकिन वो इंडिया की नहीं है. तो बार बार ऑटोमोबाइल्स में भी जो हमको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, इसको हम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं. तो ऑटोमोबाइल्स में भी हमारे पास न्यू चॉइसेस जो हैं वो आ रही हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज मल्टीनेशनल कंपनीज. ऐसे ही सेम आप बात कर सकते हैं क्लोथ्स की. क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते, जैसे पीटर इंग्लैंड की शर्ट आती है, लेकिन पीटर इंग्लैंड की कंपनी जो है वो इंडिया को बिलोंग नहीं करती है. इसका सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट है. जैसे हम रेमंड्स की बात करते हैं, रेमंड्स जो है वो भी क्या है? इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्शन यूनिट जो है वो इंडिया में है. तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं. जैसे जीन्स आती है, जीन्स किलर का बहुत क्रेज था एक टाइम पे, ठीक है. फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जीन्स बनाती हैं और हमारे देश में बेच रही हैं. तो ये सारी की सारी क्या है? दीज ऑल आर मल्टीनेशनल कंपनीज. अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ये काम कैसे करती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. तो सबसे पहले जो है मल्टीनेशनल कंपनीज की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के पर्पस की बात करते हैं. मल्टीनेशनल कंपनीज का पर्पस क्या होगा? एक जनरल एग्जांपल लेते हैं. जनरल एग्जांपल है कि मान लीजिए हमारे कोई रिलेटिव जो हैं, दे लिव इन विलेज. अब वो क्या करते हैं? शहरों में शॉपिंग करने के लिए आते हैं. जब वो शहर में शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो वो उन लोगों के घर जाते हैं जिनके पास मार्केट की पूरी जानकारी होती है. अब मार्केट की पूरी जानकारी होने का क्या फायदा होता है? एक तो रेप्यूटेड शॉप्स जो होती हैं उनके बारे में पता चल जाता है. दूसरा, विश्वसनीयता जो है
वो आसानी से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति शहर में रह रहा है वो वहीं से सारी चीजें जो है कंटिन्यूअसली परचेज कर रहा है। दूसरा क्या होता है, रेप्यूटेड शॉप्स के साथ कॉस्ट जो होती है वो भी मिनिमम लेवल पे मिल जाती है आपको। कॉस्ट जो होती है वो भी मिनिमम पड़ जाती है, क्योंकि अगर कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि उसको कहाँ से लेना है, तो वो हमारी हेल्प लेते हैं और उनको इन सारी चीजों में फायदा मिल जाता है, क्वालिटी का फायदा मिल जाता है। क्योंकि हम जब उनको लेकर के जाएंगे तो हम ऐसी जगह पर लेकर के जाएंगे जहाँ पे क्वालिटी का सामान आसानी से अवेलेबल हो, उनको घूमना नहीं पड़ेगा, उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो भी काम करती है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जब किसी देश में जाती हैं तो सबसे पहला तो इनका मोटो क्या है, इनका मोटो है टू अर्न प्रॉफिट। इनका मोटो क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी व्यापार जब किया जाएगा तो उसका मोटो क्या होगा? उसका मोटो यही होगा कि हमको क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। अब जब हमको प्रॉफिट कमाना है तो हम क्या करेंगे? हम उन कंडीशंस को ढूंढेंगे विच आर फेवरेबल टू अस। तो एमएनसीज जो होती हैं वो सबसे पहले तलाश करती हैं फेवरेबल कंडीशंस। क्या तलाश करती हैं? फेवरेबल कंडीशंस। अब फेवरेबल कंडीशंस जो होंगी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए वो क्या होनी चाहिए? कोई भी कंपनी का जब बिल्डअप होगा, व्हेनेवर वी फॉर्म ए कंपनी, तो सबसे पहली जो जरूरत होती है कंपनी को वो किस चीज की होती है? वो होती है लैंड की। सबसे पहली चीज मतलब इनको जगह चाहिए। दूसरी बात अगर मैं करूं लैंड के बाद, अगर मैं करूं तो लैंड के बाद दूसरी चीज जो आती है वो क्या आती है? लेबर। लेबर के बाद क्या आएगा? लेबर के बाद आएगा रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। रॉ मटेरियल के बाद अगर आप जाएंगे तो क्या आएगा? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी से क्या समझते हैं आप? क्या ये रोड से कनेक्टेड है? क्या ये रोड से कनेक्टेड है? क्या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली हो जाएगा? अब यहां पे जब आप जाएंगे तो लैंड किस पे चाहिए उनको? मिनिमम कॉस्ट पे चाहिए। लैंड किस पे चाहिए? मिनिमम कॉस्ट पे चाहिए। मिनिमम कॉस्ट पे लैंड तो मिल जाए, उसके साथ क्या हो? उसके साथ इनको ये सारी फैसिलिटीज भी चाहिए। जब हम लेबर की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द लेबर, तो इनको किसकी जरूरत है? चीप एंड स्किल्ड लेबर की जरूरत है। दे आर इन नीड ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर सस्ता मिल जाए, दे आर इन नीड ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर। दूसरी चीज जो है इसके बाद अगर हम जाते हैं तो वो क्या है बेटा? रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल की जब आप बात करते हैं तो रॉ मटेरियल भी कैसा चाहिए इनको? रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ में ये चीप भी होना चाहिए। रॉ मटेरियल शुड हैव गुड क्वालिटी एंड इट शुड बी चीप। दूसरा क्या है? कनेक्टिविटी मींस मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है बच्चों? कनेक्टिविटी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, जहां से ये सारी चीजें जो है इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके। ये सारी चीजें जो है ये एमएनसी सबसे पहले देखती है। तो लैंड की जब हम बात करते हैं तो लैंड को परचेस करना है तो क्या होगा? दे नीड हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। दे नीड हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब गवर्नमेंट इनकी हेल्प क्यों करेगी? गवर्नमेंट इनकी हेल्प क्यों करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट को भी इससे फायदा होता है। क्यों? इट इफेक्ट्स द इकोनॉमी, इट इफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। इट इफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी पे इफेक्ट कैसे होगा? जैसे मान लीजिए इंडिया की ही बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं हैं लेकिन रिसोर्सेस हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको किनकी जरूरत है? इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास पैसा है। तो
पैसा किसके पास है? एमएनसीज के पास है। इसलिए गवर्नमेंट जो होती है वो भी एमएनसीज को सपोर्ट करती है। रोजगार जो होता है वो भी बढ़ता है। जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज खुलेंगी, जितने ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डेवलप होंगे, उतना ही ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है। आप लोगों ने सुना होगा कि लैंड जो होता है वो लीज पे मिल जाता है, तो गवर्नमेंट इनको लीज पे लैंड जो है वो प्रोवाइड करवाती है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट बेनिफिट्स टू द कंट्री। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर आपको इसको नोट करना तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, अब क्या होगा, इन चारों पॉइंट्स को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमारी सबसे पहली चीज जो थी वो क्या थी? एमएनसीज के लिए दे नीड लैंड, दे नीड लैंड। तो लैंड का तो हमने पूरा जो रिलेशनशिप था, लैंड का जो पूरा रिलेशनशिप है उसको तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं लैंड के बाद, लैंड में तो चीप लैंड होना चाहिए, चीप लैंड होना चाहिए, चीप एंड कनेक्टेड टू द मार्केट, चीप एंड कनेक्टेड टू द मार्केट। अब ये लैंड कैसे कनेक्टेड होगा मार्केट के साथ? लैंड ऐसे कनेक्टेड होगा मार्केट के साथ कि मान लीजिए किसी गांव में अगर जगह खरीदी तो गांव कितने जगहों से कनेक्टेड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा लैंड बेनिफिशियल है या नहीं। दूसरी चीज, लैंड के साथ इनको क्या चाहिए? भाई गांव में लैंड तो ले लिया लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इनका काम नहीं होगा, तो इनको क्या चीज चाहिए? दे नीड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद पास में शहर होने चाहिए जहां से चीप लेबर जो है उसको बुलाया जा सके। तो सेकंड बात हम करेंगे इसकी लेबर की। लेबर क्या होना चाहिए भाई? चीप होना चाहिए और स्किल्ड होना चाहिए, चीप एंड स्किल्ड। अब इसके एग्जांपल जो हमको बुक में देखने के लिए मिलते हैं, बुक में इन्होंने हमको एग्जांपल्स दे रखे हैं। चाइना सबसे पहले जो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है चाइना। चाइना क्या है? चाइना है चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। चाइना जो है वो क्या है? चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर सारे गुड्स जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। तो चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इज चाइना। सेकेंड जो इन्होंने बात की है यहाँ पर, वो बात की है किसकी? इंडिया की। इंडिया में क्या है? इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं। इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं। तो स्किल्ड इंजीनियर्स होंगे तो इनकी जो टेक्नोलॉजी आएगी नई, उसको आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे। सेकेंडली, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है इंडिया के पास, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है। अब इस इंग्लिश स्पीकिंग यूथ का क्या फायदा है? इस इंग्लिश स्पीकिंग यूथ का फायदा यह है कि दे वर्क इन कस्टमर केयर सेंटर्स, दे वर्क इन कस्टमर केयर सेंटर्स। तो ये क्या होता है? इससे इनकी मार्केटिंग जो होती है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। फिर उसके बाद इन्होंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो है मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप, इसका एग्जांपल दिया हुआ है हमको। तो मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप जो है वो क्या है? वो कनेक्टेड है किससे? यूएस से, आसानी से यूएस से, और इट इज कनेक्टेड टू यूएस एंड यूरोप, इट इज कनेक्टेड टू यूएस एंड यूरोप। तो यहाँ पे मार्केट जो होता है वो आसानी से मिल जाता है। ये चीज हो गई किसकी? लेबर के लिए, चीप एंड स्किल्ड। तो यहाँ पे देखिए इंडिया में मिल जा रहा है। फिर उसके बाद इनका जो कंडीशन था, लेबर के बाद जो हमारे पास कंडीशन था वो कंडीशन था रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल की जब हम बात करेंगे तो रॉ मटेरियल में हमारे पास क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल देखिए, चाइना जो है वो चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी टेक्नोलॉजिकल गुड्स होते हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो इसलिए चाइना जो है वो क्या हो जाता है, चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन हो जाता है। तो ये तीन चीजें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी लास्ट जो चीज है वो मैंने आपसे बोली थी कनेक्टिविटी के बारे में। तो कनेक्टिविटी मतलब गांव जो है वो रोड से कनेक्टेड होना चाहिए चारों तरफ से। ऐसी कंडीशन अगर एमएनसीज को मिल जाती हैं तो एमएनसीज जो होती हैं उस जगह पर अपनी कंपनी का सेटअप कर देती हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर हमारे पास इंटरलिंकिंग प्रोसेस, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन एंड प्रोसेस, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन across countries, interlinking production across countries। चलिए अब इसको जरा समझ लेते हैं। एमएनसीज कहां सेट होंगी ये हमने देख लिया। तो एमएनसीज में कुछ डेफिनेशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। उसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है जिसकी हम बात कर रहे थे, फर्स्ट डेफिनेशन इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मनी जो भी इन्वेस्ट किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए, मनी जो भी इन्वेस्ट किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए, ऑफिसेस के लिए, ऑफिसेस के सेटअप के लिए, कस्टमर केयर सेंटर्स जो है उनको बिल्डअप करने के लिए, जितना भी डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा उसमें जो भी पैसा लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है जनरली, ये एक टेक्निकल वर्ड है जिसका बहुत यूज होता है, दैट इज असेट्स। असेट्स को परचेज करने के लिए जो भी पैसा लगाया जाएगा दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो द इन्वेस्टमेंट और द मनी स्पेंट टू बाय, द मनी स्पेंट टू बाय द लैंड, द मनी स्पेंट टू बाय द लैंड। देन सेकेंड इज लैंड के अलावा किस चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों, बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। बिल्डिंग के बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग के बाद मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो मशीन्स जो है उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा। और मशीन्स के अलावा और भी दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन के अलावा और भी दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। दीज आर एंड अदर इक्विपमेंट्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है। अब क्या होता है, अगर ये पैसा इंडिया से लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये पैसा बाहर से लग रहा है तो दिस इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब फॉरेन की कंपनियां अगर पैसा लगाएं तो इट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो सबसे पहले कंपनी क्या देखेगी, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि रिलेटिव्स आते हैं, किस लिए आते हैं, क्योंकि हमको यहाँ के मार्केट की जानकारी है। उसी तरीके से सेम एमएनसीज जो होती हैं, एमएनसीज यहाँ पर आने से पहले सबसे पहला जो उनका फंडा होता है वो होता है कि टेक ओवर द एग्जिस्टिंग कंपनीज। ऐसी कंपनी जिसकी साख बहुत अच्छी हो मार्केट में, जिस पर लोग विश्वास करते हो और जो मार्केट को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, उन कंपनीज को या तो ये परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, या फिर उनके साथ कोलैबोरेट होकर के काम करते हैं, जिससे इनकी सारी कॉस्टिंग जो होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है। और सेकेंडली इनको लॉस नहीं उठाना पड़ता है, इनको लॉस नहीं उठाना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये किसी लोकल की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो ये क्या बेनिफिट्स उनको देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले करेंगे प्रोडक्शन विथ लोकल कंपनीज, प्रोडक्शन विथ
local companies by investing या by investment or investing in them अब भैया बच्चों ये जब इन्वेस्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे? सबसे पहले ये करेंगे प्रोवाइड न्यू मशीन्स, दे विल प्रोवाइड न्यू मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स ताकि प्रोडक्शन जो है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हो सके। ये तो इन्होंने कर दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ये अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये बहुत आसानी से जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं उनको सिखा देते हैं, या तो फिर उन लोगों को हायर करते हैं जो टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से फैमिलियर हों। उसके बाद जो होता है लोकल कंपनीज जो होती है। अब व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन लोकल कंपनीज, व्हाट इज द रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट इन लोकल कंपनीज? लोकल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से, लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने से इनको मार्केटिंग के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। दे नेवर सफर टू कैप्चर द मार्केट। जैसे इसका एग्जांपल हम लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक कारगिल फूड्स है। कारगिल फूड्स जो था दैट वाज द कंपनी, कारगिल फूड वाज द कंपनी ऑफ यूएस। कारगिल फूड वाज द कंपनी ऑफ यूएस और अमेरिकन एमएनसी। इट इज द कंपनी ऑफ अमेरिका। जब ये यहां पर आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो इन्होंने परक फूड्स को टेक ओवर किया। इन्होंने परक फूड्स जो है उसको टेक ओवर किया। अब परक फूड्स को टेक ओवर करने का फायदा क्या हुआ? सबसे पहला जो फायदा था, दे गॉट होल्ड ऑन द मार्केट। क्यों? क्योंकि पब्लिक को परक फूड्स पे विश्वास है, तो दे गॉट होल्ड इन द मार्केट। पहली चीज। दूसरी चीज, परक फूड जो है क्या था भैया? इनके पास ऑयल रिफाइनरीज थी। दे हैव ऑयल रिफाइनरीज। कितनी ऑयल रिफाइनरीज थी भैया? इनके पास थी बच्चों 4 ऑयल रिफाइनरीज। किसके पास? परक फूड्स के पास। तो इसको उन्होंने टेक ओवर किया एंड नाउअडेज कारगिल फूड्स इज द largest producer of edible oil in India. Cargill Foods is largest producer of edible oil. Largest producer of edible oil in India. Oil in India. इस तरीके से एमएनसीज जो होते हैं वो काम करती है। दूसरा जो इनका होता है, दूसरा ये घेरते हैं या ढूंढते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। दे मेक कॉन्टैक्ट विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। दे मेक कॉन्टैक्ट विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ कॉन्टैक्ट करने का फायदा क्या होगा? जब ये छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो इनका माल जो होगा वो आसानी से बन जाएगा। दूसरी चीज जो होती है, आसानी से बन तो गया, ये क्या करेंगे? वहां से उस मटेरियल को, उस प्रोड्यूस्ड गुड को लेकर के सीधे मार्केट में अपनी कंपनी का नाम लगा करके बेच देते हैं, अपनी कंपनी का टैग लगा करके बेच देते हैं। तो इसमें उनको बहुत आसानी हो जाती है। तो दे मेक कॉन्टैक्ट विथ small producers and sell these goods या ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स के कांटेक्ट में आकर के एंड गिव देम ऑर्डर्स
and give them or place मैं बच्चों ऐसा इसलिए लिख रहा हूं कि सोशल साइंस में क्या होता है आपको समझ में सब आ जाता है, लेकिन आंसर लिखते समय बहुत सारी चीजें लिंक से बाहर हो जाती हैं। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ऑल द थिंग्स ऑन द बोर्ड और इजीएस्ट वर्ड्स में हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड प्लेस ऑर्डर्स टू दीज companies or small producers, these companies, and then ये बन जाने के बाद they used to sell it by their brand name, जिससे क्या होता है जो कॉस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है and they earn huge profits with less investment। जब ये सारी चीजें होती हैं तो किस चीज का फर्क पड़ता है बच्चों, पता है? प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है कंपनी का, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो 50 से 60% लेस हो जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट बिकम्स 50 to 60% less, and this is the huge profit made by the multinational companies। Thank you बच्चों, we will meet in the next video।